इससे आगे चलो, इस सीट से आगे चलो, बस ठीक। आने तो पहले जरा मुझे। जस्ट वेटिंग जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेट कर रहा हूँ कि एक दफ़ा सारे पार्टिसिपेंट सेंटर हो जाएं। ये आपके 19 पे रुक गए हैं। जस्ट गो विद द सेटिंग, दोबारा से कर लो उसको सेटिंग, बार दफ़ा चेक कर लो कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है। टेस्ट कौन सा है? मुझे बता दो एक दफ़ा, जब वो आ जाते हैं ऑफ कर लो।
काफी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफी वेट कर लिया। लेट्स स्टार्ट जी। हमने लास्ट डिस्कशन की थी कि हु कैन परफॉर्म और हु कैन आस्क द परफॉर्मेंस। तो कौन शख्स जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो मांग सकता है। कहता है जनाब अगर तो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो फिर इस कंडीशन के अंदर और इट वाज एग्रीड के या कहता कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसके अंदर हमने कहा हो कि प्रॉमिस विल बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। तो कहता है इस कंडीशन में प्रोमिसर को ही काम करना पड़ेगा, फिर कोई और काम नहीं कर सकता। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। मतलब मैंने आपसे कहा था कि जहां पर स्किल इन्वॉल्व होती है, आपने अगर तस्वीर सादकैन से बनानी है तो फिर सादकैन का एजेंट तस्वीर नहीं बना सकता। मैंने कहा था जहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, जिस तरह शादी, मैरिज, या दूसरी बात यहां पे नहीं लिखी हुई लेकिन मैं लिख देता हूं, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर उसमें उसमें स्किल इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो फिर भी अंडरस्टूड बात है। और तीसरी बात कि काम क्लैरिकल नेचर का है, लेकिन मैंने कहा कि क्यूम साहब काम चाहे क्लैरिकल भी है, करना आप नहीं है, करना आपने ही है। तो ये तीन वो हालतें हैं जहां पर उस प्रॉमिस को प्रोमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और शख्स नहीं परफॉर्म कर सकता। ये बात फिर से बता रहा हूं। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, जिस तरह शादी, ए ने कहा बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि शादी करूंगा, तो अब ए ही बी से शादी करेगा। एजेंट ऑफ ए शादी नहीं कर सकता, लीगल हायर ऑफ ए शादी नहीं कर सकता। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो फिर भी प्रोमिसर को ही काम करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई स्किल इन्वॉल्व करता है, टीचिंग है, तो आप टीचर को ही पढ़ाना पड़ेगा, कोई उसका एजेंट नहीं पढ़ा सकता। या अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें हमने लिख दिया है कि काम जिस मर्जी नौयत का है करना तुम नहीं है, तो इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि प्रॉमिस हैज टू बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर। ये बेटा तीन हालतें हैं जहां पर काम सिर्फ प्रॉमिसर करेगा और कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर ये तीन हालतें नहीं हैं तो कौन कौन लोग काम कर सकते हैं। कहता जनाब प्रोमिसर का एजेंट काम कर सकता है, अगर उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं, जो बाकी बातें पढ़ेंगे वो आगे जाके बताता हूं। तो पहली बात, प्रोमिसर को कब परफॉर्म करना मस्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्किल इन्वॉल्व है, या कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिख दिया था कि ये काम प्रोमिसर ही करेगा, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म कर सकता है और कोई शख्स परफॉर्म करने का हक नहीं रखेगा। पर्सनल नेचर का एग्जांपल क्या है, ए ने बी से कहा मैरी करने को, और स्किल की एग्जांपल क्या है, ए ने कहा कि मेरी पिक्चर पेंट कर दो, तो अब पिक्चर जो है वो ए को ही पेंट करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें स्किल इन्वॉल्व है। प्रोमिसर का एजेंट कब परफॉर्म कर सकता है, कहता है अगर इंटेंशन ऑफ पार्टी इज दैट प्रॉमिस कैन आइदर बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर और एनी पर्सन रिप्लाई। अगर हमने जिस तरह ऊपर बात कही थी कि हमने ये शर्त नहीं रखी कि प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, तो फिर उसके बजाय कोई और शख्स भी उसके बिहाफ के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। फिर किसी किस्म की आपको किसी किस्म की बंदिश नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा, ए ने कहा बी से कि तुमने मुझे कुछ रकम देनी है, अब वो रकम जो है वो बी के बजाय अगर बी का एजेंट आके दे जाता है, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। आपको तो काम या आपकी तो इंटेंशन रकम लेना है, वो रकम आपको मिल जाती है, तो बी खुद दे या बी के बिहाफ के ऊपर कोई और शख्स आके दे जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर प्रोमिसर का एजेंट भी वो काम कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंटिल द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। अगर अगर तो हमने ये कहा था बार बार वो पहले वाले केस में, मैं जो जब ये इस तरह की बातें करता है ना, इफ द इंटेंशन ऑफ पार्टी, या जिस तरह लगता है अनलेस अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब पता क्या है कि एक्सेप्शन, विद एक्सेप्शन ऑफ 1 2 3, जो मैंने आपको 1 2 3 बताई, कि अगर तो 1 2 3, और 1 2 3 क्या है, 1 है पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, 2 है स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट, 3 है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुम नहीं करना है। तो कहता है अगर ये तीनों बातें नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है। मैंने गाड़ी जो थी, मैंने उस गाड़ी को मैंने मैंने आपको कहा, फिर वही बात पैसों की कर लेता हूं, या मैं कहता हूं जनाब मुझे आपने 25 सोफे मेरे घर पहुंचाने हैं, जिस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया था वो बेचारा मर जाता है,
तो वो जो 25 सोफे मेरे घर पहुंचाने की जो क्लरिकल जॉब है, वो अगर उसका बेटा भी परफॉर्म कर देता है, तो उसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं है, चूंकि ना तो वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, ना ही उसमें कोई स्पेसिफिक स्किल इन्वॉल्व थी, और ना ही हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा था कि सिर्फ वही शख्स परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर सादकैन मर जाता है, तो फिर उसका बेटा पेंटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो सादकैन की स्किल के पैसे दिए थे, उसके बेटे के पास ये राइट नहीं है कि वो उसके बिहाफ के ऊपर आके परफॉर्म कर ले। थर्ड पार्टी, अब ये सब बातें वही हैं, थर्ड पार्टी भी उसी कंडीशन में है, वो अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रॉमिस परफॉर्म बाय थर्ड पार्टी, ये वही बात, अगर हमारी कंसेंट है, हमारी कंसेंट कब नहीं होगी, जिस वक्त 1, 2 और 3 नहीं होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्किल इन्वॉल्व नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास मुआहिदे में ये शिक नहीं है कि ये काम सिर्फ प्रोमिसर ही करेगा, तो फिर वो काम प्रोमिसर का एजेंट भी कर सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, और उसके बिहाफ के ऊपर कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है। ज्वाइंट प्रोमिसर में थोड़ी सी बात थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफरेंट से मुराद थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। बाज दफा एक से जायद प्रोमिसर भी होते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने अहमद साहब ने और जुनेद साहब ने वादा किया कि मैं कयूम को 5,000 रुपया दे दूंगा, तो हम में से हम तीनों दे दे, मतलब मिलके, या हम में से कोई एक शख्स दे दे, तो उसका मतलब ये है कि वो काम जो है वो परफॉर्म हो गया। लेट्स गो विद द वर्डिंग, इस सेक्शन की वर्डिंग है, unless a contrary intention appears in case of several promisers, ये लोग जो है इनकी ड्यूटी है, तमाम प्रोमिसर की ड्यूटी है जब तक वो सारे के सारे जिंदा हैं। अगर उनमें से एक मर जाता है, तो जो मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी तमाम जो जिंदा हैं उनकी ड्यूटी है। और अगर सारे मर जाते हैं, तो फिर सबकी जो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास इस बात का राइट है, उनकी ड्यूटी है दैट दे हैव टू परफॉर्म। तो बड़ा आसान सी बात यह है कि जो सेवरल प्रोमिसर्स होते हैं, उन सेवरल प्रोमिसर्स की सबकी ड्यूटी होती है टू परफॉर्म इट। लेकिन अगर उनमें से जब तक वो सारे प्रोमिसर जिंदा हैं, तो सबकी ड्यूटी है कि उसको परफॉर्म करना है। अगर उनमें से एक प्रोमिसर मर जाता है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो जिंदा हैं उन तमाम की ड्यूटी है। और अगर सारे मर जाते हैं, तो फिर सबकी ड्यूटी है दैट ऑल ऑफ देम आर बीइंग रिस्पांसिबल। कौन सबकी ड्यूटी है? उन तमाम लोगों प्रोमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी है कि वो उस काम को परफॉर्म करेंगे। इट्स अ वेरी इजी आर्टिकल। अच्छा जनाब, पर्सन्स हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, प्रोमिसर था, अब कौन कौन शख्स ऐसा है जो कि प्रॉमिस का डिमांड कर सकता है? तो जनाब, सबसे पहले जिस शख्स के साथ प्रॉमिस हुआ है, तो प्रोमिसी जो है ही कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। ठीक है, ए ने बी से कहा कि मुझे 10,000 रुपया टू सी, तो कहता है इट इज ओनली बी। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि बी को कहा कि तुम सी को पे कर दो, तो भाई यहां पर ए, it's only B who can demand performance. A promised B to pay 10,000 to C. यहां पर दो लोगों के दरमियान मुआहदा है, उनके दरमियान प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वही आपस में एक दूसरे के साथ एक पेमेंट का तकाजा कर सकते हैं। तो पहला जो शख्स जिसके पास पहला राइट है, वो प्रोमिसी है, कि प्रोमिसी के पास राइट है कि वो अपनी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। ये एग्जाम्पल कोई इतनी अच्छी नहीं है, इससे बात कोई क्लियर नहीं होकर चलती। मैं कहता हूं जनाब, ए ने वादा किया कि वो बी को मोबाइल बेचेगा और उसके इवज 25,000 रुपया लेगा और मोबाइल बेचेगा। अब बी सिर्फ तकाजा कर सकता है कि भाईजान मोबाइल दे दो और 25,000 ले लो, मैं एक्स हूं, मैं वहां पर चौधरी बन के नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हूं। तो यहां पर क्या हुआ, प्रोमिसी हैज द राइट ओनली दैट ही कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं। प्रोमिसी, अगर वो चीज के उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए अपना कोई एजेंट या अपना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या अपनी कोई थर्ड पार्टी को राइट दे दे, और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है इस चीज की ममानियत ना करता हो, तो फिर प्रोमिसी के बिहाफ के ऊपर उसका एजेंट, प्रोमिसी के बिहाफ के ऊपर उसकी डेथ की केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और प्रोमिसी के बिहाफ के ऊपर थर्ड पार्टी जो कि आपकी उस कॉन्ट्रैक्ट में, अभी मैं थर्ड पार्टी को एक्सप्लेन बाद में करता हूं, प्रोमिसी का एजेंट और प्रोमिसी की डेथ की सूरत में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं।
ए प्रॉमिस टू मैरी बी ऑन सम स्पेसिफिक डे, बी की डेथ हो गई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते। अब जिस तरह मैंने आपसे पहले बात कही थी, जो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए हमने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी हुई है। अगर हम उस एक्सेप्शन को देख लें जो मैंने 1 2 3 पढ़ाया, तो वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर इस तरह की कोई चीज नहीं है। अदरवाइज अदर देन द पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने अगर परफॉर्मेंस लेके चलनी है तो वो परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर सकता है? प्रोमजी खुद कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, और अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। थर्ड पार्टी जो होती है वो नॉर्मली तौर के ऊपर, जिस तरह मैंने अभी पीछे एग्जांपल दी कि ए और बी का मुआयदा है तो मैं एक्स थर्ड पार्टी हूं, तो नॉर्मली तौर के ऊपर मैं परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता ता वक्त के मैं स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ना हूं। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो भी सू नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। लेकिन यहां पर उसने हमें उसकी एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि थर्ड पार्टी जो है सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है। जिस तरह ट्रस्ट के लिए बेनिफिशियरी या वो शख्स जिसके बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा है, और फैमिली अरेंजमेंट का केस है, तो ये दो जगह इसके रिलेटेड वो जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का आर्टिकल हमने पढ़ा हुआ है, ये बेसिकली वही सारा यहाँ पर रिपीट होके आ रहा है। उस कंडीशन में अगर एक थर्ड पार्टी जो कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हमने कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर तो है, वो स्ट्रेंजर टू द कंसीडरेशन और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पढ़ा था। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर एक थर्ड पार्टी है लेकिन वो थर्ड पार्टी कंसीडरेशन के साथ उसकी कोई अटैचमेंट है, यानी कि उसको पैसे मिलने हैं, या वो बेनिफिशियरी है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, या फैमिली अरेंजमेंट के अंदर उसका भी कोई राइट है, तो वो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है। तो यहाँ पर हम इतनी लंबी बात में नहीं जाते, हम सिर्फ ये बात करके चलते हैं कि थर्ड पार्टी नॉर्मली तौर के ऊपर परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ सम स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है। और यहां से आप इस बात को रेफर कर लें और वो आर्टिकल अपना रिपीट करें, कौन सा? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, वो जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट का हमने आर्टिकल पढ़ा था उसको रेफर करें, तो ये बातें वहां से आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ज्वाइंट प्रोमिसी की बात वैसी ही जैसी ज्वाइंट प्रोमिसर की, कि अगर दो या दो से जायद लोगों ने आपसे मुआहिदा किया हुआ है तो वो मुआहिदे को परफॉर्म करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तमाम प्रोमिसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब तक कि वो जिंदा हैं। अगर एक प्रोमिसी मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी तमाम जिंदा लोग मिलकर परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। और अगर सारे मर जाएं तो फिर सबके रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकते हैं। फिर इसमें बात क्लियर कर दूं, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लागू नहीं होती, यानी कि जहां पर शादी का केस है, पर्सनल नेचर का केस है, वहां पर वो परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। अदर देन दैट, इन केस ऑफ, इसलिए उसने बात क्या कही, इन केस ऑफ सेवरल प्रोमिसेस, नॉट इन एवरी प्रॉमिस, इन केस ऑफ सेवरल परफॉर्मेंसेस। बेसिकली ये आर्टिकल इतना अच्छा लिखा नहीं हुआ, लेकिन उसने बस उस आर्टिकल को पूरा कर दिया है, लेकिन बहुत सारे उसके इफ एंड देन नहीं रखे। मैं भी इसको बहुत ज्यादा इफ एंड देन में नहीं लेके चलूंगा। कौन कौन से प्रोमिजी और कौन कौन से प्रोमिजर्स जो होते हैं उन्हें काम परफॉर्म करना पड़ता है। प्रोमिजी या प्रोमिजर्स अगर जिंदा हो तो उन सब की ड्यूटी या राइट होता है। अगर उनमें से एक मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी जिंदा लोग, और अगर सब मर जाए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस क्या है? पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में ये काम अप्लाई नहीं होता, इसीलिए हम सेवरल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करके चलते हैं। यहां पर हम इसको ज्वाइंट प्रोमिजर और ज्वाइंट प्रोमिसी की जो आर्टिकल है इसको हम डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट और डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी भी कहते हैं। बट एनी हाउ, आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये बात याद रहनी चाहिए, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। A promises B and C jointly to pay the loan of rupees 10,000 on a specific day. अगर B मर जाता है तो फिर अब 10,000 का लोन कौन पे करेगा? B का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और C। अगर C भी मर जाता है तो फिर क्या होगा? फिर B और C दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर 10,000 का लोन वापस करेंगे। यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसलिए अलाउ हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है, कोई शादी ब्याह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए ये तमाम लोग मिलकर इस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए पुश करेंगे। जनाब, जिस वक्त ज्वाइंट प्रॉमिस होता है तो सेक्शन 43 और 44 बताता है उस ज्वाइंट प्रॉमिस के लिए रूल क्या होता है।
कहता बड़ा सिंपल, बड़ी आसान बात है, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी की बात है। ए, बी और सी ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया कि वो 3,000 रुपया देंगे, किसको? डी को। अब कहता डी चाहे तो वो ए के से पैसे मांग ले, डी चाहे तो वो बी से मांग ले, डी चाहे तो वो सी से मांग ले। यानी कि ये तीनों ये नहीं कह सकते कि जाओ पहले हम तीनों को इकट्ठा करो, हम तीनों इकट्ठे होंगे तो फिर 3,000 देंगे। नहीं भाई, अगर तुम तीनों ने ज्वाइंट प्रॉमिस किया है तो कोई भी एक शख्स जो है वो अगर डी के काबू आ जाए तो वो उससे पैसे लेने का हक रखता है। दूसरा, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। अगर अज्यूम करके चलता हूं कि आपने सारे पैसे ए से ले लिए हैं और ए को 3,000 देना पड़ गया, तो ए के पास इस बात का राइट है कि जो हजार हजार रुपया बी और सी का उसको करना पड़ गया है, वो बी और सी से वो कंट्रीब्यूशन मांगे, उन्हें कहे कि वो कंट्रीब्यूशन मुझे पे करो। और दूसरा, उसके पास ये भी राइट है कि अगर ए, बी और सी में से एक शख्स डिफॉल्ट कर जाता है, तो पेमेंट तो ए ने कर दी। अब जो उस बंदे के डिफॉल्ट करने से नुकसान होगा, से 500 रुपए का नुकसान हो गया, तो जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो उसको इक्वली तौर के ऊपर शेयर करेंगे। जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने एग्जांपल दी हुई है कि सी जो था वो डिफॉल्ट करे, सी ने पेमेंट कर दी और एक उनमें से पार्टनर डिफॉल्ट कर दिया, वो अपना 1,000 रुपया नहीं दे सकता, सिर्फ 500 दे सकता है। अगर उसने 500 दे दिया तो अब जो बाकी 500 है वो ए और बी को 250-250 रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहली बात क्या हुई कि हम किसी भी एक बंदे को पकड़कर उससे पैसे लेने का हक रखते हैं। दूसरी बात क्या हुई, वो जो बंदा है वो बाकी पार्टनर से अपना अपना हिस्सा मांगने का हक रखता है, और अगर एक पार्टनर बीच में से डिफॉल्ट कर जाए तो नुकसान बाकी के सारे लोग जो है वो मिलके पे करेंगे। शेयरिंग ऑफ लॉस की बात भी वही है, अगर दो या दो से जायद पार्टनर जो है वो लॉस कर जाए, अभी पीछे भी यही बात कर रहा है, यहां पर भी एक्चुअली जो पिछली एग्जांपल थी ये वाली, ये राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फर्क राइट है और राइट टू क्लेम लॉस जो है वो फर्क बात है। ये वाली एग्जांपल भी जो है ये कंट्रीब्यूशन की नहीं है, ये भी शेयरिंग ऑफ लॉस की है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर हमारे पास एक डी है तो डी को 3,000 ए, बी और सी से लेना है। अगर डी ने ए काबू कर लिया तो वो ए से ले सकता है, अगर उसने बी काबू कर लिया तो बी से ले सकता है। ये पहला राइट आ गया। और अगर ए ने पे कर दिया तो वो राइट रखता है कि बी और सी से कहे कि तुम ये पैसे अपने अपने हिस्से के मुझे दो। ये है राइट टू क्लेम द कंट्रीब्यूशन। और जो तीसरी बात है वो पिछली एग्जांपल भी और ये एग्जांपल भी, ये दोनों लॉ से रिलेटेड है। अगर ज्वाइंट प्रोमिसेस में से कोई एक शख्स प्रोमिसर में से डिफॉल्ट कर जाए तो जो उसका नुकसान है वो तमाम लोग अपने अपने हिस्से के मुताबिक इक्वली तौर पर शेयर करेंगे। जैसे यहां पर सी डिफॉल्ट कर गया, अब उसका जो 1,000 रुपया था वो लॉस हो गया, तो दोनों पार्टनर्स को 500-500 देना पड़ेगा, तो इसीलिए 1,500 रुपया उसने क्लेम किया। फिर ये कहता है कि अगर किसी एक शख्स को आप रिलीज कर दें तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बाकी जो लोग हैं वो भी रिलीज हो गए। यानी कि ए, बी और सी से हमने प्रॉमिस किया था डी को 3,000 का, डी ने ए को माफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे बी और सी माफ नहीं हुए, बी और सी को 2,000 रुपया पे करना पड़ेगा। बी और सी को 2,000 अपना अपना 1,000 रुपया देना पड़ेगा। इसमें अगली बात भी और कर दूं, अगर अज्यूम करके चलता हूं कि ए, बी और सी तीन लोग थे, तीनों पर 1,000 रुपया ड्यू था, और उसमें से ए ने 3,000, हमने ए को माफ कर दिया। अगर हमने ए को माफ कर दिया तो अब बी और सी को 1,000 देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, सी डिफॉल्ट कर गया। अब क्या हुआ, सी डिफॉल्ट कर गया, अब सिर्फ बी रह गया। तो अब बी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो 2,000 दे, बल्कि वो कहेगा कि तुम्हें माफ डी ने किया है, मैंने तो नहीं किया। तो बी अपना 500 देगा और ए से 500 रुपया मांगने का हक रखता है। अगर डी ने माफ करना होगा तो ए को ये अगला 500 भी माफ कर देगा, लेकिन बी के पास इस बात का राइट है कि अगर सी डिफॉल्ट कर जाए और ए को डी ने माफ कर दिया हो, तो ये नहीं है कि अब 1,000 का 1,000 जो सी का है वो बी देगा। बी उस कंट्रीब्यूशन के लिए ए से पैसे मांगने का हक रखता है।
डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स, राइट्स कब खत्म होते हैं? अभी पढ़ा के आया हूं, जब तक सब लोग जिंदा होते हैं तो उन ड्यूरिंग देयर ज्वाइंट लाइव्स, जब उनमें से कोई एक मर जाता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव और बाकी सारे के सारे सर्वाइवर्स, और अगर सारे सर्वाइवर मर जाएं तो फिर सबके रिप्रेजेंटेटिव। ये वही जो पिछली बात थी, वही दोबारा बात यहां पर रूल में दोबारा शेयर हो गई है। वही एग्जाम्पल, 5,000 रुपया है और हमने बी और सी को पे करना था, बी और सी ने उसको पे करना था। अगर बी मर जाता है तो फिर क्या होगा? अगर बी मर जाता है तो फिर वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी का और सी पे करेंगे। अगर बी और सी दोनों मर जाते हैं तो फिर दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे। ठीक होगी बात सर? सो दिस इज दी डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स और उसके रूल्स हैं। ये मेरे मुताबिक टाइम प्लेस ये वाला आर्टिकल डिलीट हो गया, आप कंफर्म कर सकते हो? मेरे मुताबिक जो आपके पहली अमेंडमेंट आई है उसमें देखिएगा टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस डिलीटेड है, देखो जरा। मैं बड़ा श्योर हूं कि ये उन्होंने डिलीट कर दी थी। दिखाते हैं मुझे अगर आपके पास है, पुराना दिखाओ। इससे पहले भी तो आई हुई ना जो अकेली अमेंडमेंट आई हुई है, डाउनलोड करेंगे उसको। मैं अभी फिलहाल इसको नहीं पढ़ा रहा, मैं इसको आगे स्किप करके चल रहा हूँ। किसी के पास अगर ग्रुप में पुरानी पढ़ी है तो ज़रा मुझे अगर ग्रुप में शेयर कर दें, मैं वहाँ देख लूँ। अगर किसी के पास ये पुरानी अमेंडमेंट पड़ी है तो वो ग्रुप में शेयर कर दे, ठीक है? मुझे पर्सनल शेयर कर दे, मैं देखना चाह रहा हूँ। मेरे मुताबिक ये डिलीटेड आर्टिकल था। हम सब हौसला कर ले, दुनिया अपने मसले में फंसी हुई है, आप अपने मसले में फंसे हुए हैं। हाँ जी। जी वो जो आप कह रहे हैं सर, वो एक बार आपको मैंने सेंड किया था सर। बेटा आपने किया होगा। अब मेरे पास तो 26,000 आते हैं मैसेज। अब मेरा मैं मानता हूँ कि मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने उसको आपको वेटिंग करके दी है। मैं इस बात से कतई डिनायल नहीं कर रहा, लेकिन दोबारा कर दिया है दोबारा किया आपने मुझे? सर हमारे पास, जी अभी किया हमारे पास सर, बस यही है सर। और क्वेश्चन नंबर सॉरी सर, यूनिट नंबर 18 का सर वो भी जरा करवा दें सर एक बार। क्या? क्यूम भाई ने उस दिन क्लास में स्टार्ट किया था, तो वो जो क्यूम भाई ने लास्ट वाला दोबारा पीडीएफ सेंड किया था, और जो क्लास में सर ने कटवा दिया था लेकिन पीडीएफ में था, तो कौन भाई सा? ने कहा था मैं दोबारा, यूनिट नंबर 18 का। क्या यूनिट नंबर 18 का बेटा? मुझे भी तो समझ सर नहीं वो क्या। जो सर जो आई कैप ने मतलब कि खत्म कर देना जो टॉपिक, सर वो फिर भी मिक्स हो रहे हैं। अब क्यों भाई ने कहा था मैं दोबारा पीडीएफ सेंड करूंगा, वो अभी अच्छा तक नहीं आया सर। वो वो आप क्यूम रिक्वेस्ट कर साहब, दीजिएगा भाई वो से। क्यूम साहब को रिक्वेस्ट कर दें सर ग्रुप में। किया सर से 2 बार रिक्वेस्ट और की है, मेरी भी गल कोई सुनना, रिप्लाई। अब आप उनको रिक्वेस्ट कर दें, अगर जी नहीं होगा तो फिर मैं इसको देख लेता हूँ। हमने भी इसको रिवीजन करना है। आई कैप को मैंने लिख के फॉरवर्ड किया हुआ है कि उन्होंने चीज़ों को कंफ्यूज कर दिया है। पहली जो अमेंडमेंट और दूसरी अमेंडमेंट है वो आपस में मैच नहीं कर रही, उसमें कुछ जगह ऐसी हैं, हालांकि उन्होंने सिर्फ इसको कंपाइल करके फॉरवर्ड करना था। अब मैं भी वही देखने जी की सर। कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कभी मिला हो तो मैं उसके मुताबिक आपको बता दूँ। एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, मैं आपको देखने दें मुझे। आई एम ट्राइंग टू सर्च। हाँ, ये हमारे पास सप्लीमेंट आया था जिसमें उसने लीगल सिस्टम का चैप्टर डाला हुआ है और आपके चैप्टर्स ये डाले हैं, और फिर शेयर कैपिटल और प्रोस्पेक्टस। तो ये तो लीगल सिस्टम का तो चैप्टर ही चेंज करके डाल दिया ना उसने। सो दैट इज़ बीइंग वेरी क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और बाकी जितने भी सप्लीमेंट के एरियाज हैं ये सारे के सारे हमारे पास चैप्टर्स इससे रिलेट नहीं कर रहे। ये हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज एक्ट का कुछ आर्टिकल्स डाले हैं और चैप्टर वहाँ पे, तो ये तो इसमें तो ये सेपरेट सप्लीमेंट है। और जो एग्ज़ाम की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर बिजनेस लॉ देखिएगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आते हैं, लीगल सिस्टम में यहाँ पर हमारे पास बेलमेंट प्लेज प्लेज ला, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर कंपनीज एक्ट, और फिर यहाँ पर चैप्टर नंबर 5। ये कौन सा चैप्टर है?
topic shall not be the past entry maintenance rules irrevocable. Chapter number 5, page 5, constitution material damage of number 7, page 7, legality of object, consultation, agreement of public policy, chapter 9, page number 95, contingent contract. Chapter number 16, page 194, 197, agency. There's no time, manner. मेरा ख्याल नहीं हो मैं इसको देख लेता हूँ, अगर होगा तो फिर इसको देख लेंगे. लेट्स गो विद दैट. मैं तो सिर्फ उस आर्टिकल को छोड़ के आगे जा रहा हूँ, और हम जब मैं एक बार देख लूँ, कंफर्म कर लूँ, तो फिर ये आर्टिकल जो है वो टाइम, मैनर और परफॉर्मेंस का मैं आपका दोबारा भी कर लूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं. लेट्स गो जी. बाज दफे ऐसी होती हैं जहां पर हमारे पास बाज कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम असेंस होता है. ठीक है. टाइम असेंस का मतलब क्या है? टाइम इज अ सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मींस के जहां पर दोनों पार्टीज अपना प्रॉमिस परफॉर्म करते वक्त इस बात को इंश्योर करके चलती हैं कि अगर ये काम इस मुकर्रा वक्त के ऊपर या विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड नहीं हुआ तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो हम यहाँ पर कहते हैं कि टाइम इज द असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने किसी को एक चीज दी और आपने कहा ये मेरा खत पोस्ट मैंने कर दिया है, वो खत 2 दिनों बाद मिल जाए, 4 दिनों बाद मिल जाए, 5 दिनों बाद मिल जाए, वहां पर खत का पहुंचना जरूरी है, लेकिन वो टाइम इज नॉट द असेंस. ऑन काउंटर पार्ट, अगर मैं एक बंदे को कहता हूं कि भाईजान ये मैंने आपको लेटर दिया है, कल उसकी बिड खुलनी है, बिड 11 बजे खुलनी है, आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आप इसको 10 बजे से पहले पहले वहां तक पहुंचाएं, तो उस केस के अंदर टाइम बिकम्स द असेंस. तो फिर वहां पर अगर वो शख्स 10 बजे के बाद उस चीज को पहुंचाएगा तो फिर हम उस चीज में उस पर क्लेम कर सकेंगे कि तुमने इस चीज को वक्त मुकर्रा पे नहीं पहुंचाया. याद रखिएगा, टाइम हमेशा असेंस नहीं होता ता वक्त कि हम अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करते वक्त उसको रिस्पेक्टिव प्रॉमिस में आइडेंटिफाई ना करें. कब कब हम कहेंगे कि टाइम असेंस है? कहता जिस वक्त पार्टीज ने मुआहिदा किया और उस मुआहिदे के करते वक्त उन्होंने बताया कि हमारा टाइम पर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना एक लाजमी शर्त है, तो यहाँ पर टाइम असेंस होता है. उस वक्त भी टाइम असेंस होता है अगर हमने कोई काम वक्त मुकर्रा पे करना था और वो वक्त मुकर्रा पर काम ना हो और उससे मुझे इंजरी हो जाए. यानी कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का था कि अगर वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो काम उस वक्त पे ना किया जाता तो मुझे इंजरी होने का खदशा था, तो यहाँ पर भी टाइम ऑटोमेटिकली इन असेंस बन जाता है. और तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट की नौयत इस तरह की थी. एक था कि अगर हम नॉन परफॉर्मेंस अगर हम नहीं करते वो काम वक्त मुकर्रा पर तो मुझे इंजरी हो जाए. और तीसरा ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की हैयत ही इस तरह की है कि उस काम को वक्त मुकर्रा पर ही करना जरूरी है. यानी कि शादी के ऊपर खाना आप 9 के बजाय 9:30 बजे दे दो, लेकिन अगर आप शादी के ऊपर वलीमे का खाना रात 9:30 के बजाय अगले दिन फजर के बाद दोगे, तो भाई नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरह का है कि आप अब इसके ऊपर वो कहे कि जनाब क्या हुआ 12 घंटे लेट हुआ है. नहीं भाईजान, ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरह का है कि इसको उसके वक्त मुकर्रा पर करना ही मस्त था. तो भाई अगर आप ये समझते हैं कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंफ्यूजन है कि शायद वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप ये समझें कि वक्त मुकर्रा पे ना भी हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, या उसकी नौयत इस तरह की नहीं है कि अगला बंदा इसको ये समझ ले कि ये उस खास स्पेसिफिक टाइम पर ही करना जरूरी है, तो फिर आपको क्या कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली तौर के ऊपर लिखवा लो कि टाइम असेंस है. तो फिर हमने क्या समझा? टाइम असेंस कब होता है? जब अगर तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को वक्त मुकर्रा पे परफॉर्म ना करने से आपको इंजरी हो तो टाइम असेंस होता है, या कॉन्ट्रैक्ट की नौयत और नेचर इस तरह की है कि सबको पता है कि इसको वक्त मुकर्रा पे करना मस्ट है, तो फिर टाइम असेंस होता है. और अगर आपको शक लगता है कि ये दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं हो रहा लेकिन आप वक्त के ऊपर बड़े पेक्यूलर हो, तो अपने मुआहिदे में लिखवा लो कि मुझे पेमेंट 26 तारीख को 4 बजे से पहले मिलना मस्ट है. अगर 4 बजे के बाद मिली तो मैं कतन एक्सेप्ट नहीं करूंगा. तो फिर ये चीज भी जो है कॉन्ट्रैक्ट में टाइम को असेंस कर देती है. और अगर टाइम असेंस हो और आप उस वक्त के मुकर्रा पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना कर सकें, तो फिर वो क्या आपके पास राइट्स और कॉन्सिक्वेंसेस हैं. आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर दें,
यानी कि चाहे तो उसको एक्सेप्ट करें, चाहे तो उसको एक्सेप्ट ना करें, या आप इंटाइटल्ड हैं कि आप कंपनसेशन, जो लॉस आपको हुआ है इस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, वो जो लॉस है उस लॉस को कंपनसेशन के लिए क्लेम करें। या अगर आपके मुआहिदे में कंपनसेशन ऑफ लॉस नहीं लिखा हुआ था तो फिर आप क्या करें, फिर आप अपने उस काम को एक्सेप्ट करने से पहले उसको बताएं कि मैं तुम्हें इंटेंशन टू क्लेम द कंपोजिशन, मैं तुम्हें लॉस के लिए तुमसे पैसे मांगूंगा। तो क्या बात हुई, कहते एक मिनट बात कर लूं। वो कहता है जी अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में आपका टाइम असेंस था तो फिर जिस वक्त आपने वक्त मुकर्रा पर उस शख्स ने काम नहीं किया तो आपको 3 राइट्स अवेलेबल हैं। पहला राइट अवेलेबल है वाइडेबल, आप चाहो तो कैंसिल कर दो, चाहो तो वैलिड कर लो। अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वक्त मुकर्रा पे ना करने पर आप मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान पे करेंगे, तो फिर वो नुकसान जो है वो उससे पूरा करवाएं। और अगर आपने 1 लाख रुपया नुकसान की कंपनसेशन का जिक्र नहीं किया था तो उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से पहले उसको बताएं कि मैं तुमसे क्लेम करने का हक रखता हूं और मैं तुम्हें क्लेम करूंगा। याद करें मैंने आपको सिंगर की एग्जांपल कराई थी और मैंने कहा था अगर वो छठे दिन परफॉर्म नहीं करती, जो चाहे तो उसको रिफ्यूज कर दो, और अगर तुमने उसको 100 रुपया जुर्माना करना है तो उसको 7वें दिन काम करने से पहले बताओ कि मैं तुम्हें जुर्माना करूंगा। अगर उसने हाँ कर ली तो वो काम कर लेगा, अगर उसने हाँ नहीं की तो कैंसिल कर देना। अगर टाइम असेंस ना हो तो फिर आपको क्या कंपनसेशन मिलती है, तो कहता उस कंडीशन में आपकी कंपनसेशन क्या है, आप नॉट, एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता जबकि वहां पर वाइडेबल होता है, और अगर कहता है प्रॉमिस इज इंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द लॉस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस एट एग्रीड टाइम, और अगर आपने कहा हुआ था, बेशक टाइम सेंस नहीं था लेकिन आपने कहा हुआ था कि अगर तुम लेट करोगे तो मैं जुर्माना करूंगा, तो आप वो जुर्माना बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आप जुर्माना लिख के ऊपर आपने कोई जिक्र नहीं किया था तो जुर्माना करने की अगर आपकी इंटेंशन है तो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से पहले आपने जुर्माने का जिक्र करना है। आप देख सकते हैं इन दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ इस पॉइंट का है, ठीक है। इस यहां पर आपके पास जब टाइम असेंस था तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था जबकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। जहां तक जुर्माने की बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट असेंस है या नहीं है और जुर्माना लिखा हुआ है, दोनों हालतों में आप जुर्माना क्लेम कर सकते हो। और जहां पर आपकी जुर्माना करने की इंटेंशन की बात है, थर्ड पॉइंट, उन दोनों में सेम पॉइंट है कि अगर तुम इंटेंशन है तुम्हारी जुर्माना करने की तो उसको पहले बताओ, पहले नोटिस दो और फिर उसका फर्दर काम एक्सेप्ट करो और नॉट अदरवाइज। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फिर वही सिंगर की एग्जांपल है, तो ये वही सिंगर की एग्जांपल है जो मैं आपको पहले करवा के आया हूं। मैंने दोबारा ये बात आपसे शेयर नहीं करनी, और ये बात हम पहले डिस्कस करके काफी हद तक कंक्लूड कर चुके हैं। हाउस इज ओपन जी, एनी क्वेश्चन, नहीं तो मैं बात आगे लेके चलूं। क्यों सब आप कुछ कहना चाह रहे थे? टाइम मैनर और परफॉर्मेंस बड़ा क्लैरिटी के साथ डिस्कशन में आया था रिमूव करने के लिए। जी एनी क्वेश्चन, नहीं तो मैं बात को आगे लेके चलूं। ये चैप्टर में कौन सा है? नहीं एप्लीकेबल का जिक्र नहीं, मसला ये नहीं है यार। ये जो बच्चे मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, ये तो कॉलेजों ने खुद बना के फॉरवर्ड किया, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है। सोर्सेज ऑफ लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर, ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मैनेजमेंट रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट के, ये पता नहीं यूनिट नंबर 2, 3, 4 कौन सा कंप्लीट कह रहे हैं, बट एनी हाउ। अच्छा कह रहे हैं, क्लास के बाद अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा जनाब, कोई क्वेश्चन? मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन है तो बता दें, अगर नहीं क्वेश्चन तो फिर लेट मी गो अहेड। लास्ट आर्टिकल जी आज की डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात करता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कौन से होते हैं? मैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस सिर्फ पैरा 2.1 और 2.2 आपसे डिस्कस करूंगा। कहते हैं जनाब, प्रॉमिसेस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रेसिप्रोकल होते हैं।
बकरा जो मारेगा बकरी को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग, रेसिप्रोकल है। तुम अगर मेरे लिए कोई काम करोगे, मतलब ए ने बी से कहा कि तुम मुझे मोबाइल दो, मैं तुम्हें 25,000 का दूंगा, तो फिर जाहिर सी बात है ए जो है वो बी को मोबाइल दे रहा है, तो ये उसका प्रॉमिस है, और बी उसके अगेंस्ट 25,000 रुपया दे रहा है, ये उसका प्रॉमिस है। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सारे के सारे प्रॉमिस रेसिप्रोकल ही होते हैं। हाँ, रेसिप्रोकल्स की किस्में हैं, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जनाब आप अपना काम परफॉर्म कर लें, मेरा इंतजार ना करते रहें, मैं जब अपना वक्त आएगा मैं कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना काम कर दूंगा, आपको मैंने आपको जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट एग्जांपल है कॉलेज, आपने कॉलेज में टीचर की फीस पे कर दी है और हम अपना काम करी जा रहे हैं। ये नहीं है कि आप कहेंगे जी टीचर ने जितना को पढ़ाया मैंने उतने के पैसे देने हैं। तो ये म्यूचुअल है, दोनों ने अपना अपना पार्ट करना है, मैंने पढ़ाना है, आपने फीस देनी है। ये म्यूचुअल है, लेकिन इंडिपेंडेंट है, आपने पैसे पहले दे दिए, मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ, तो इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअल और डिपेंडेंट का मतलब ये है कि मैं वो काम उसी वक्त करूंगा जब तुम अपना काम करोगे। यानी कि मेरा काम करना डिपेंड करता है जब आप कभी हॉस्पिटल में जाएं या आप अगर पिज्जा हट पे जाएं, अगर आप उसको पैसे दे, पिज्जा हट कर रहा हूँ, KFC पे जाएं, तो वो म्यूचुअल और डिपेंडेंट है, दोनों ने काम परफॉर्म करना है। अगर आपने पिज्जा हट आपने KFC में पैसे जमा करा दिए तो आपको चीज मिलेगी, अगर आपने पैसे ना जमा कराए तो आपको वो जो फूड है वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब वहां पर फूड जो है वो डिपेंडेंट है कि आप उसको पेमेंट जमा। हॉस्पिटल में चले जाएं, हॉस्पिटल में अगर आपने कोई टेस्ट करवाना है तो पहले पैसे जमा करवाते हैं, यानी कि आप अपना पहले पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म करते हैं, फिर वो टेस्ट करते हैं। तो फिर आपका टेस्ट डिपेंडेंट है कि पहले आप अपना काम पूरा करें, मैं फिर करूंगा। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल प्रॉमिस या तो म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट होता है या म्यूचुअल और डिपेंडेंट होता है। और तीसरा म्यूचुअल और कॉन्करेंट, ये क्या होता है? एक हाथ लो एक हाथ दो। जिस वक्त हम कोई चीज परचेज करते हैं, लैंड परचेज करते हैं अमूमी तौर के ऊपर, उसमें क्या होता है, इधर आपने पैसे रखे होते हैं, रजिस्ट्री लिखी होती है, यहाँ पे आप पैसे देते हैं, यहाँ पे वो बयान दे देता है कि जी मैंने इसको जमीन बेच दी। तो ये एग्जांपल किसकी है? म्यूचुअल एंड कंकरेंट की, कि हम दोनों काम करेंगे लेकिन दोनों सेम टाइम पे काम करेंगे। तुम भी उसी वक्त वो काम करोगे, मैं भी उसी वक्त करूंगा। तो बेसिकली तौर पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कितनी किस्म के आ गए? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट और म्यूचुअल एंड कंकरेंट। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ कल की डेट में डिस्कस करके चलूंगा। और फिर हमारे पास आगे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का जिक्र है। ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं आगे, मैं कोशिश करूंगा कि हम कल इनको क्लोज करने की। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स हम बात जो है वो कल डिस्कस करेंगे। आई डू होप सो। चैप्टर आसान है, इसको साथ साथ तैयार करते जाएं, इसमें मुश्किल बातें नहीं है। हम पहले रूल्स करके ये कंप्लीट करेंगे, फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा टाइम मैनर एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन माइट भी मेरी कोशिश होगी कि मैं कल ये चैप्टर आपके साथ माइंड अप कर लूँ। अगर नहीं कर सके तो इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर और लग जाएगा। जनाब एनी क्वेश्चन? अगर नहीं तो फिर थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू कर दूं जी आपको। ओके जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू जी।